तो इसके बाद में दूसरा टॉपिक क्या है, बोलो। आर और एफ के बीच में जब रिलेशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में दर्पण समीकरण चलते हैं। दर्पण समीकरण, कौन सा दर्पण लें? अवतल दर्पण। यह है साहब हमारे पास अवतल दर्पण, यह इसका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव बिंदु, ये वक्रता त्रिज्या, और यहां पे ले लेते हैं हम एक क्या, बिंब, और ये हो गया, इसका नाम क्या लिखूं मैं, पी क्यू। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से गुजर जाएगी, और दूसरा ध्रुव पे आने वाली प्रकाश की किरण उतने डिग्री का कोण बना करके वापस निकल जाएगी, और बस इतना बहुत है। और यहां पे जब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी तो यहां पे प्रतिबिंब बनेगा, इस प्रतिबिंब को नाम डाल देते हैं पी डैश और क्यू डैश। अब हमें बनाना है इसका दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण में क्या क्या चीजें आती है, u, v और f। तो f दूरी हम इसको लिख देते हैं, बिंब की दूरी को हम ये लिख देते हैं u, और प्रतिबिंब की दूरी को हम लिख देते हैं v। साइड में लिख दूं एक बार, तो ये तो p लिख दिया, तो इसको हम o लिख देते हैं, नहीं आया। तो OP कितना है, -u, बोलो। OP डैश कितना है, -v, एंड OF कितना है, -f। ये चीजें हम लेकर के चलेंगे और हमें इनके बीच में रिलेशन निकालना है। कैसा रिलेशन आएगा, पहले हम दो समरूप त्रिभुज लेते हैं, PQ में P एंगल 90 डिग्री का, और P डैश Q डैश O में P डैश 90 डिग्री का। ये आपतन कोण है मुख्य अक्ष के साथ, ये परावर्तन कोण है, दोनों का मान बराबर है। जब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हैं तो तीसरे तो बराबर होना पड़ची नहीं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। तो हम ये बातें ना लिख करके हम सीधा लिखेंगे कि ये दो त्रिभुज जो हैं वो समरूप त्रिभुज हैं। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PQO तथा त्रिभुज P डैश Q डैश O क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। तो समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी कक्षा 10 में प्रमेय पढ़ी थी, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजाएं कौन कौन सी लूं, इसकी हाइट लूंगा तो इसकी हाइट, इसका बेस लूंगा तो इसका बेस, इसका कर्ण लेना है तो इसका कर्ण, नहीं आया समझ में। तो इसकी हाइट ले लेते हैं हम PQ, बटा में इसकी हाइट लिख देते हैं P डैश Q डैश। फिर हमें तो जरूरत कर्ण की तो है ही नहीं, हम तो ये फॉर्मेट लाना चाहते हैं, तो हम इसका आधार ले लेंगे। तो इसका आधार लेंगे हम PO, और इसका आधार आ जाएगा P डैश O। OP लिखूं, कोई बात नहीं, OP लिख देते हैं, आसान रहेगा OP लिखने में। क्यों रहेगा आसान, क्योंकि हम सारी की सारी दूरियां ध्रुव से नापते हैं। तो ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ जाएगा। अरे भाया PO को चाहे OP को OP कहना थोड़ा आसान है, क्योंकि दूरियां हम ध्रुव से नापते हैं, तो चिन्ह परिपाटी भी थोड़ी इजी लगेगी हमें, साथ में उसका फंक्शन भी चलता जाएगा। हो गया, इतने से काम तो नहीं चलेगा। तो क्या करें सर, ये जो पॉइंट है L, ये पॉइंट L इस O बिंदु के बहुत नजदीक है। तो कहने का मतलब इस L से जब हम लंब खींचेंगे तो वो जो लंब है वो लगभग O के ऊपर ही आएगा। यानी ये जो L O दूरी है और ये जो P डैश Q डैश है ये संगत भुजाएं हो जाएंगी। यहां पे कितने डिग्री का एंगल, LO के 90 डिग्री का, P डैश पे 90 डिग्री का, ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण बराबर। तो दो त्रिभुज मेरे पास फिर आ जाते हैं। एक त्रिभुज कौन सा लूं, P डैश Q डैश F तक ही जाना है, P डैश Q डैश F, ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज P डैश Q डैश F तथा P से शुरू किया था हमने, P से नीचे की तरफ चले तो हम O से ऊपर की तरफ चलेंगे, OLF तथा त्रिभुज OLF क्या है, समरूप त्रिभुज हैं। क्यों बन गयो
समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर आएगा। तो उसकी भुजा ले लें हम, O से लेके L, इसकी हाइट ले लें P डैश से लेके Q डैश, इस त्रिभुज का बेस ले लें OF, इस त्रिभुज का बेस ले लें FP डैश। किसको नहीं आया समझ में? सर बिंदी क्यों लिया? हाँ बोलो बोलो, समझा नहीं मैं तेरी बात। हाँ हाँ ऐसा लिख सकते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं कि इसके बट्टा में भी P डैश Q डैश है तो इसके बट्टा में भी P डैश Q डैश आ जाए, समरूपता आए। अगर इस त्रिभुज की ऊंचाई आपने ऊपर लिखी है, बट्टा में इसकी हाइट लिखी है, तो इसका आधार ऊपर लिखना है, बट्टा में इसका आधार लिखना है। अगर तुमने पहले P डैश Q डैश लिख लिया ऊपर अंश में, बट्टा में इसकी हाइट, तो इसका आधार बटा इसका आधार। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर का मतलब क्या है? पहले आपने इसकी हाइट लिखी है तो इसके समरूप त्रिभुज की हाइट भी आप अनुपात में लेओगे। फिर दूसरी बार जब आप अनुपात लिखोगे तो ऊपर वाले का आधार, क्योंकि आपने इसकी हाइट को ऊपर लिखा था तो इसका आधार भी ऊपर लिखना होगा। दो इक्वेशन आ गई, बोलो क्या समझ में आ रहा है? क्या करें? OL, ये जो OL है और ये जो PQ है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं साहब? समांतर रेखाएं आ रही हैं, ये लंबवत लाइन काट रही है और ये भी लंबवत लाइन काट रही है। दो समांतर रेखाओं को जब दो लंबवत लाइनें काटेंगी तो उनकी हाइट बराबर होगी। तो हम लिखेंगे चूंकि OL बराबर PQ, तो समीकरण 1 में लिख दें, समीकरण 1 में ले जाऊं, क्या बनेगा? या समीकरण 2 में रख दें, इसको समीकरण 2 में रख देते हैं। तो ये OL की जगह क्या लिख दिया हमने? PQ, P डैश Q डैश बराबर OF बटा FP डैश। तो ये वैल्यू हम समीकरण नंबर 3 आ गया। क्या कह रहा है? समीकरण 1 और 3 के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, इसका लेफ्ट हैंड साइड भी वही है, तो दोनों के राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो लिखेंगे यहां पे समीकरण 1 व 3 की क्या कर लें? तुलना करने पर। कर लीजिए भैया तुलना, दोनों की तुलना करने पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड ले लो। OF अपॉन FP डैश बराबर OP बटा OP डैश। क्या सारी राशियां हैं मेरे पास? चारों राशियां हैं मेरे पास। सर OF तो है, नहीं है समझ में? लिख दूं यहां पे OF कितना है? -F। FP डैश ये नहीं है सर, FP डैश ये नहीं है सर। क्या करूं? इतनी सी चाहिए, अति बड़ी लकड़ी का माऊं, अति सी काट की नाके मेल दूं, आई तो बच्ची। तो पूरी की लंबाई V, इसकी लंबाई F। तो क्या लिख सकता हूं इसकी जगह? इसकी जगह लिख सकते हैं हम OP डैश माइनस OF। नहीं आया? बोलो पक्का? OP कितना है? OP कितना है भैया? -U। OP डैश कितना है? -V। इससे ये काट दो, इसकी वैल्यू भी लिख दो अब। तो ये हो गया सर -F, OP डैश -V, OF माइनस का है तो यहाँ पे प्लस का F बन जाएगा। U अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इनको वज्र गुणा कर लो, वज्र गुणा करो, क्या हो जाएगा? -UV प्लस UF बराबर -VF। F को पीछे ले लूं, माइनस अच्छा नहीं लग रहा, इसको इधर उसको उधर, क्या बन जाएगा ये? VF प्लस UF बराबर क्या नजर आ रहा है? एक संख्या UVF से विभाजित कर दो पूरे को। विभाजित करने पर, विभाजित करने पर क्या बचा? यहां पे U बचा, प्लस यहां पे V बचा, प्लस यहां पे F बचा। तो ये हमारे पास आ जाता है दर्पण समीकरण। थोड़ा सा याद रखना है, डायग्राम क्या बनेगा, कौन कौन से स्टेप्स हम लेकर के चलेंगे और कहां कहां हमें क्या क्या परिवर्तन करना है। थोड़ी सी रूपरेखा अगर आप लोगों को तैयार होगी तो इसको लिखने में मुश्किल से मुश्किल 4 मिनट का समय लगेगा। अब इसके ऊपर सवाल भी पूछे जा सकते हैं, करें? एक आधा सवाल कर लेते हैं। चलो
एक सवाल है, किसी अवतल दर्पण की, आंसर चाहिए मुझे सब लोगों का, फोकस दूरी f 10 सेंटीमीटर है, इससे 20 सेंटीमीटर दूरी पर बिंब रखा है। क्या रखा है? बिंब रखा है। तो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करो। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा? रिलेशन तुम्हारे पास है, अभी तो सामने लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है परीक्षा में लिखा हुआ भी होगा। -20, चलो बढ़िया, -20 बताया, बहुत बढ़िया। है -20, हाँ। अच्छा, इस प्रश्न को अगर ऑब्जेक्टिव आता, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव आता, तो कोई ऐसा स्टूडेंट भी है जो बिना सोल्व किए टक आंसर बता दे? मैं बताऊं कैसे? तुमने दर्पण के लिए कहां कहां बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा पढ़ें। अनंत पे बिंब रखेंगे तो प्रतिबिंब फोकस पे, नहीं आया। अनंत पे बिंब रखा होगा तो प्रतिबिंब फोकस पे। अनंत से थोड़ा समीप लेके आओ बिंब को, तो अनंत और सी के बीच, तो प्रतिबिंब थोड़ा दूर खिसक जाएगा। कहां? एफ और सी के बीच। बिंब को सी पे लाओ, प्रतिबिंब सी पे। ये क्या कह रहा है? फोकस दूरी, बिंब कितनी दूरी पे, मतलब वक्रता त्रिज्या 20, यानी बिंब कहां है? सी पर, और बिंब सी पर है तो प्रतिबिंब भी नहीं है। समझ में? तो थोड़ा बहुत अगर आप यहां पे दिमाग लगाएंगे तो ये आंसर भी आप डायरेक्ट बता सकते हैं। बट अब की बार मैंने यहां पे प्रश्न कर दिया, अब निकालो। वो इक्वेशन है, सिर्फ एक संख्या चेंज करी है, माइनस का 30, ठीक है। इसके बाद में यहां से एक और टॉपिक बनता है, इसी चित्र से बनेगा। कौन बताएगा कौन सा टॉपिक बनता है इसी चित्र से? आवर्धन क्षमता, एम से लिखेंगे। किसे कहते हैं आवर्धन क्षमता? किसका क्या बटा किसका क्या? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा, बोलो, बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है सर? P डैश Q डैश है, नहीं आया भैया? प्रतिबिंब यही तो है, ऊंचाई यही तो है इसकी, और बिंब की ऊंचाई PQ। प्रतिबिंब की ऊंचाई को कह देता हूं मैं H2 और बिंब की ऊंचाई को कह देता हूं H1। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज कौन कौन सा? ये हाइट 90 डिग्री 90 डिग्री, आपतन कोण परावर्तन कोण, तो त्रिभुज PQO और P डैश Q डैश समरूप हैं। PQO तथा ट्रायंगल P डैश Q डैश O क्या है? समरूप है। समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आएगा। इसकी हाइट ले ली मैंने ऊपर P डैश Q डैश, बटा में इसकी हाइट ले ली मैंने PQ, बराबर इसका बेस OP डैश बटा इसका बेस OP। नहीं है समझ में? यही तो आवर्धन क्षमता है। M बराबर वैल्यू लिखो, P डैश Q डैश तो बटा के नीचे है, मुख्य एक्सिस से नीचे है, साब -H2 आएगा। हम चिन्ह परिपाटी पढ़ के आए हैं। H1 PQ क्या है? ऊपर है, H1 तो पॉजिटिव आएगा, बराबर OP डैश ये दूरी माइनस में OP, अरे बिंब यहां है, प्रकाश तो इधर से जाएगा, तो OP की दूरी -U,
इस माइनस से इस माइनस को चिपका दिया, m बराबर, ये माइनस भी मुझे यहां नहीं चाहिए तो H2 अपॉन H1, तो ये यहां नहीं चाहिए तो दूसरी तरफ जाएगा, -v अपॉन u। ये हमारे पास आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला आता है। तो आपको ये बीच का गैप याद नहीं करना है, परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न आए दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता लिखिए, तो परिभाषा लिखेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात आवर्धन क्षमता कहलाता है। डायरेक्ट रिजल्ट लिखेंगे आप H2 अपॉन H1 बराबर -v अपॉन u। सीधा याद रह जाए तो बहुत बढ़िया, समझ करके लिख सको तो उससे भी बढ़िया। अब यहां से सवाल पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक के ऊपर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। करें सवाल? चलो, वही तरीका है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अवतल है हमारे पास दर्पण, फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, बिंब रखा हुआ है 7 सेंटीमीटर, बिंब की ऊंचाई H1 लिख दूं क्या, 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहां बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी? 2 प्रश्न है, F दे रखा है, U दे रखा है, H1 दे रखा है, इन दोनों के बीच में हमें वैल्यू चाहिए, निकालो फटाफट। बोलो, बोलो, -105/14 ये है, कोई बात नहीं, इतना छोड़ दोगे ना तुम, फिट है तुम्हारा काम, हो जाएगा। इसके बाद में बोलो, परावर्तन में 2 ही तो मुख्य टॉपिक हैं, एक तो R और F के बीच में रिलेशन और एक दर्पण समीकरण, उसके बाद में परावर्तन तो कंप्लीट। अब क्या बचा, अपवर्तन। चलो, प्रकाश का अपवर्तन, नंबर 1 परिभाषा कौन बताएगा? प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, बोलो। शाबाश, और कोई? क्या बताया आपने? सघन से जरूरी है, तो हम इसका यहां पे उल्लेख ही नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये लिखेंगे, ज्यादा बढ़िया ये रहेगा। सही है आपका उत्तर? हाँ,
जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मूल पथ से या अपने पथ से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, भटक जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई आपसे पूछ सकता है कि भाई अपवर्तन क्यों होता है, क्यों मुड़ती है, ये क्या कारण है इसके पीछे? अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है, अलग अलग वेग होने के कारण वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। अब दो स्थितियां बनती हैं हमारे पास, दो स्थितियां, यहां पे विरल माध्यम और यहां पे सघन माध्यम। ये अभिलंब, ये आई प्रकाश की किरण, अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन अब भटक जाएगी और ये सघन माध्यम की तरफ जाएगी। ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण, आपतन कोण और अपवर्तन कोण। परिभाषा प्रकाश के अपवर्तन की कंप्लीट। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। साथ में तुम्हें यह चित्र बनाना है। कोई कह दे कि नहीं साहब मैं तो सघन से विरल में प्रवेश करवाऊंगा, विरल में प्रवेश करेगी तो प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर चली जाएगी। कोई सा भी चित्र बना दो। नंबर 2 पे आता है प्रकाश अपवर्तन के नियम। कितने नियम हैं भैया? वही 2 नियम है। पहला नियम बोलो, आपतन कोण की ज्या साइन आई बटा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, दोनों का जो अनुपात है वो नियतांक के बराबर होता है या नियत होता है, और वो जो नियतांक है उसे हम कहते हैं म्यू, और इसके आगे लिखते हैं हम 2 1, यानी μ2 अपॉन μ1। μ2 क्या है? दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। μ1 क्या है? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। पहला परिभाषा आ जाती है, व्हाट इज अपवर्तनांक? अपवर्तनांक की परिभाषा लिखो। निर्वात में प्रकाश का वेग c, माध्यम में प्रकाश का वेग v, इन दोनों का अनुपात उस माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक का मात्रक, अपवर्तनांक का मात्रक, ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, मात्रकहीन राशि होता है। क्लियर? इस नियम को किसका नियम कहते हैं? स्नेल का नियम कहते हैं। ये हमें लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न सेपरेट भी आ सकता है। स्नेल का नियम लिखिए तो प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात माध्यम के अपवर्तनांक के तुल्य होता है या नियतांक के तुल्य होता है। दूसरा नियम वही, आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण, तीनों एक ही समतल में स्थित होती हैं। ठीक है? अपवर्तन के एग्जाम्पल, उदाहरण, प्रकाश अपवर्तन के उदाहरण बोलो। पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देना, किसकी वजह से? अपवर्तन की वजह से। प्रश्न घुमा के कैसे भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आ जाए। पानी में रखी हुई छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, प्रकाश की कौन सी घटना है? नंबर 1 परावर्तन, नंबर 2 अपवर्तन, नंबर 3 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और नंबर 4 वर्ण विक्षेपण। प्रकाश में पानी में रखी हुई छड़ प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तारों का टिमटिमाना, और कुछ अपवर्तन के उदाहरण, तालाब का पैंदा ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, और कुछ सूर्य उदय होने से पहले सूर्य का दिखाई देना और सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का दिखाई देना, पर लाल दिखाई देना, इसका कारण? 2 प्रश्न बनते हैं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के। जब सुबह अपन उठते हैं और सूरज को देखते हैं तो उगेड़ो हिलाते हैं, या उगते हुए सूरज को देखा है कभी? हाँ, क्या ले देखा? तो थे 9 बजे उठो, सूरज उठ जाए आपको 6 बजे ही। तो जब कभी भी सूर्योदय से पहले उठोगे और सूरज को उगते हुए देखोगे तो वो लाल रंग का तुम्हें दिखाई देगा। वो अपवर्तन का कारण नहीं है, लेकिन वो जब लाल रंग का दिखाई दे रहा है इसका मतलब अभी सूर्योदय हुआ
नहीं है। सूर्य जो है वो पृथ्वी की क्षैतिज रेखा से नीचे है। जब सूर्य सफेद रंग का दिखाई देने लगे तब समझेंगे कि सूर्योदय हो रहा है। तो वो जो लाल रंग का दिखाई दे रहा है वो रंग लाल होना अलग इश्यू है, लेकिन सूर्य उदय होने से पहले और सूर्यास्त के बाद भी दिखाई देना प्रकाश अपवर्तन का कारण है। तो यहां से छोटा प्रश्न आ सकता है। उसके बाद में लेंस से अपवर्तन। लेंस से अपवर्तन, कितनी तरह के लेंस होते हैं साहब? लेंस तो कई तरह के होते हैं। लेंस तो बोलो कई तरह के होते हैं। कौन कौन से? ये पृष्ठ भी और ये पृष्ठ भी, दोनों वक्र पृष्ठ उत्तल लेंस, दोनों अंदर धसे हुए लेंस अवतल लेंस। हमारे लिए ये दो सफिशिएंट है। बड़ी क्लासों में जाओगे तो एक तरफ सीधी लाइन भी हो सकती है, एक तरफ उत्तल पृष्ठ भी हो सकता है। इसे कहते हैं समतलोत्तल। समतल और उत्तल, एक तरफ सीधा भी हो सकता है और दूसरी तरफ अवतल आकृति भी हो सकती है। समतलोत्तल, हाँ अवतलोत्तल। क्या क्या ये क्या है? ये क्या है? उत्तल और उत्तल, उत्तलोत्तल। हाँ, तो इनमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इनसे हो जाएगा। उत्तल और अवतल लेंस परिभाषा क्या होगी? उत्तल लेंस की परिभाषा और अवतल लेंस की परिभाषा बोलो। लेंस की परिभाषा बोल दो। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो वक्र पृष्ठों से घिरा हुआ पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? तुम इसे बायोलॉजी के भी है ना बहुत सारे। हाँ, अरे वाक्य पारदर्शी आंख में लेंस होता है। नेचुरल मैड, भगवान का बनाया हुआ कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। लेंस की परिभाषाएं पढ़ें क्या? इसके भागों के नाम जानते हैं? ये क्या होता है इसका? बोलो, ये क्या है इसका? प्रकाश केंद्र। क्या है? प्रकाश केंद्र। ये वाला पहला वक्र पृष्ठ और ये दूसरा वक्र पृष्ठ। प्रकाश का स्रोत हम हमेशा लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो प्रकाश की किरण आकर के जिस पृष्ठ से पहले टकराएगी उसे हम प्रथम पृष्ठ मानेंगे, और जिस पृष्ठ से बाद में टकराएगी उसे हम दूसरा पृष्ठ मानेंगे। दर्पण में कितने वक्रता त्रिज्याएं होती हैं? दर्पण में एक। लेंस में दो पृष्ठ होते हैं, तो वक्रता त्रिज्याएं दो तरह की हो सकती। पहला पृष्ठ ये अठिनु घूमर बनेड़ो है, तो इधर से, तो इसका केंद्र कहां होगा? यहां हो सकता है C1। ये वाला पृष्ठ किधर से घूम के बना हुआ है? इधर से, तो इसका केंद्र कहां हो सकता है? C2। ये जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे इसकी पहली वक्रता त्रिज्या R1, और ये जो दूरी होगी इसको हम कहेंगे दूसरी वक्रता त्रिज्या R2। चिन्ह परिपाटी सेम। चिन्ह परिपाटी दर्पण और लेंस के लिए सेम, सभी दूरियां, लेकिन इसमें ध्रुव नहीं होता। सभी दूरियां आपतित प्रकाश की दिशा में चल करके नापी गई दूरियां पॉजिटिव, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में चल करके नापी गई दूरियां मुख्य अक्ष से ऊपर, मुख्य अक्ष से नीचे। चिन्ह परिपाटी में कोई परिवर्तन, एकदम डिट्टू सेम, थोड़ा सा चेंज यहां पे आएगा। ये उत्तल लेंस है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। हम जानते हैं कि अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरता है। यहां पे मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण है, अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से गुजरता है, तो इसका फोकस इधर माना जाएगा। F1 पॉइंट यहां,
तो इसका फोकस यहां है, बिंब यहां है, प्रकाश केंद्र यहां है। दूरी प्रकाश की दिशा में चल के नापोगे कि विपरीत दिशा में? प्रकाश की दिशा में। तो ये जो हमारे पास उत्तल लेंस है, इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, परंतु वक्रता त्रिज्याएं तो इसमें सब दो हैं, R1 और R1। ये वाली दूरी जो पहला पृष्ठ है उसका केंद्र इधर बनेगा, दूरी यहां से चल के नापेंगे तो ये दूरी R1 पॉजिटिव, R2 इधर जाके नापनी पड़ेगी नेगेटिव। नहीं आया समझ में? याद रह जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, वक्रता त्रिज्याएं पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन सी त्रिज्या आपको लिखनी है चित्र देख करके समझना। अवतल लेंस में चलें, अवतल लेंस में ये साहब अवतल लेंस, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है, अपवर्तन के पश्चात ये तो फैल जाएगी, बाहर की तरफ निकलेगी, मुख्य अक्ष को आगे काटेगी नहीं, किधर काटेगी? पीछे की तरफ। तो इसका फोकस यहां बनेगा। प्रकाश का स्रोत हमने यहां रख रखा है, इसका प्रकाश केंद्र यहां है। पहला पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ जहां से प्रकाश की किरण पहले टकराती है वो हमारा पहला पृष्ठ होगा। तो पहला पृष्ठ होगा तो इसका गोला तो इधर से बनेगा, दूसरा पृष्ठ इसका गोला इधर से बनेगा। तो इसकी पहली वक्रता त्रिज्या हम यहां से नापेंगे, इसको हम कहेंगे R1 और दूसरी को कहेंगे इधर से R2। इसकी फोकस दूरी ये वाली है, प्रकाश किरण इधर से आ रही है, दूरी आप यहां से नापोगे तो ये हमारे पास है सर अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव। वक्रता त्रिज्या, पहली वक्रता त्रिज्या R1 नेगेटिव एंड R2 पॉजिटिव ली जाए। चिन्ह परिपाटी में केवल ये दो बातें ही महत्वपूर्ण हैं, बाकी तो वो सारी की सारी स्थितियां हैं। प्रकाश की दिशा में चल करके नापी गई दूरियां पॉजिटिव, प्रकाश के विपरीत नेगेटिव। तीन दूरियां हमारे पास रहती हैं, बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई। जैसा ही स्थिति में हम बिंब रखेंगे उसी के अनुसार प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम कितने नियम हैं? लेंस से प्रतिबिंब बनने के कितने नियम हैं? बोलो। नहीं, 4 नहीं, याद ही नहीं है। 4 नहीं तो सर 2 कर दो। हर ऐसा है कि बाहर शायद कोई कुछ नहीं, कुछ टायर वगैरह ऐसा कुछ जला रखा होगा ठंड में, बाकी तो आपने तो बढ़न वालों क्यों है ही को नहीं, आपने तो क्या बड़ा है लगाया, बाद में पंखो चलाए को नहीं है ना? चलाए हो। क्या पढ़ रहे थे हम? लेंस से प्रतिबिंब बनने के नियम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात फोकस से गुजरती है। दूसरा, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण, फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण तो यहां बनेगा, इसका दूसरा फोकस भी होगा। फोकस से आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और नंबर 3, प्रकाश केंद्र से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन पश्चात सीधी निकल जाती है। बदबू नहीं आ रही तुम्हें? सही बताओ, जलने की थोड़ी थोड़ी। मैं ये सोचूं और तो ठीक है, और न बढ़ जा तात तो हो जा कि मैं तो चाल तो मोबाइल तो दिक्कत हो जा। 3 नियम हो गए, याद रह जाएंगे। स्थितियां पढ़ते हैं। बिंब कहाँ है? बिंब कहाँ रखें? अनंत पर। बोलो, प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। कैसा बनता है?
बोलो बोलो। अनंत पे बिंब रखा होगा तो प्रतिबिंब कहां कैसा बनेगा? सीधा और सी है, देखते हैं। अनंत पे बिंब है तो बिंब छोटा है कि बड़ा? बिंब अनंत पे है। अरे अनंत पे बिंब है, ए तारा का कन जाकी दीवो चास दे जब भी को प्रकाश आजा केट है। अनंत पे बिंब है मतलब बिंब बहुत बड़ा है, नहीं है समझ में? अरे सूरज की प्रकाश की किरणें जमीन पे आ रही हैं तो सूरज छोटा है कि बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो कक्षा 10 में जब आप चित्र पढ़ते हो, पहला चित्र सुनना ध्यान से, तो अनंत पे जब बिंब होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसका चित्र कुछ ऐसा बनाया जाता है कक्षा 10 में। कैसा? ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आती हैं, याद है क्या तुम्हें? और ये अपवर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है, ऐसा पढ़ा? ये अनंत पे बिंब रखा हुआ है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? फोकस पे। पर हम कक्षा 12 में हैं, हम ये चित्र, क्योंकि इस चित्र से तुम्हें यह पता नहीं चल रहा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा है कि सीधा है, पता चल रहा है क्या इससे? नहीं, इसलिए हम ये चित्र नहीं बनाएंगे। ये कक्षा 10 के लेवल का है, तो कक्षा 12 में इसका चित्र कैसा बनेगा? बनाया नहीं तुमने तो। अब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आएंगी, पर आपस में समांतर आएंगी। ये प्रकाश की किरणें आएंगी अनंत से। तो जो मुख्य अक्ष जो प्रकाश केंद्र से होकर आएगी वो तो सीधी निकल जाएगी, पर इसका परावर्तन कैसे, अपवर्तन कैसे होगा? ये मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है, तो ये अपवर्तित होकर के इस तरह से निकलेगी, और जहां पे ये काटेगी वो पॉइंट क्या होगा? फोकस पॉइंट होगा। समझ में आ रही? तो ये प्रतिबिंब कैसा है? बिंब इधर है और प्रतिबिंब इधर है, प्रतिबिंब उल्टा। प्रकाश की किरणें वास्तव में एक दूसरे को काट रही हैं, वास्तविक, और प्रतिबिंब बहुत छोटा, छोटा नहीं बहुत छोटा। अब धीरे धीरे बिंब नजदीक आएगा, प्रतिबिंब धीरे धीरे दूर जाएगा, बिंब समीप आएगा, प्रतिबिंब धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और दूर चलता जाएगा। अंतिम स्थिति से पहले की स्थिति ले लेता हूं मैं। ये एफ है, एफ पे रखेंगे हम बिंब। ये सब चीजें पेपर में नहीं आएगी, पर जब आप सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे, प्रकाशिक उपकरण, उनका चित्र इनके बिना समझ नहीं आएगा। फोकस के ऊपर जब हम प्रकाश का स्रोत रखेंगे तो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण और ध्रुव से, और ये मुख्य अक्ष के समांतर जो आएगी वो कहां से निकलेगी? फोकस से। अरे मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो, और ये प्रकाश की किरणें कहां जाके काटेंगी? अनंत पे जाके काटेंगी। तो इनका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पे। वास्तविक, उल्टा, बहुत बड़ा। इसके आगे की स्थिति एक और अंतिम चित्र बनता है। ये O है, ये F है, और हम प्रकाश स्रोत को रख देते हैं यहां पर। F और O के बीच, प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच। ये मुख्य अक्ष के समांतर कहां से जाएगी? फोकस से। ध्रुव से आएगी, जो प्रकाश केंद्र से जाएगी वो सीधी निकलेगी। मिलेंगी क्या आगे जाके? पीछे।
प्रतिबिंब सीधा, आभासी, बड़ा, कहां? बिंब के पीछे। पर बिंब के पीछे कहां ये पता नहीं चलेगा, वो डिपेंड करेगा कि आप इस पॉइंट को कहां ले जा रहे हो, कितना पीछे बनेगा। ये सारी स्थितियां हैं। प्रकाश का अपवर्तन, लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस समीकरण क्या होता है? बोलो। लेंस का समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके बाद में अगला पॉइंट लेंस मेकर सूत्र। लेंस मेकर सूत्र से पहले एक और पॉइंट आता है, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। टाइम कितना हो गया? ठंड लग रही है? नहीं, मन तो बहुत लग रही है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पढ़ा है क्या कभी? पानी पियोगे? गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन पड़ता है। क्या हंस क्यों रहे हो? ओजू तो बेटी बाप का ही है, हैं? चढ़ा थोड़ी दियो। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में हमारे पास जो गोलीय पृष्ठ होंगे वो दो तरह के होते हैं, उत्तल पृष्ठ और अवतल पृष्ठ। लेकिन आपको कभी भी पेपर में ये नहीं लिखेगा कि उत्तल पृष्ठ से करना है या अवतल पृष्ठ से। तो जो हमारी सुविधा है, जिसको हम आसानी से लिख सकें, वो हमारे लिए ठीक रहेगा। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन में हम उत्तल पृष्ठ ले लेते हैं। इस तरफ हमारे पास कोई एक माध्यम है, यहां पे क्या है? ये कांच, इसका अपवर्तनांक म्यू। ये हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं। बोलो। इसके बाद में ये वक्र पृष्ठ है, तो डेफिनेटली इसका कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा। नहीं आया समझ में? ये गोले का हिस्सा है एक। अगर इसको पूरी चारों तरफ से घुमा दिया जाए तो गोला बनेगा, तो यहां पे इसका कहीं ना कहीं केंद्र भी होगा। सी होगा तो इसको मिला दूं मैं, तो ये क्या बन गया? अभिलंब। सी से जाने वाली रेखा अभिलंब बनेगी। यहां पे रख देता हूं मैं कोई एक प्रकाश का स्रोत P, यहां से आएगी प्रकाश की किरण और इधर माध्यम है हवा। इसका अपवर्तनांक है μ1, इसका अपवर्तनांक है μ2। ये कैसा माध्यम है? विरल। ये कैसा माध्यम है? सघन। तो ये प्रकाश की किरण जो यहां से आ रही है, अगर माध्यम चेंज नहीं होता तो सीधी जाती, लेकिन अब ये विरल से सघन में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटेगी या अभिलंब के पास मुड़ेगी? पास मुड़ेगी। तो ये अभिलंब के पास मुड़ेगी तो ये मुड़ करके यहां चली जाएगी और यहां इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। क्लियर? ये प्रकाश की किरण है, यहां पे जाएगी। ये किसका काम कर रहा है? अभिलंब का। माध्यम चेंज नहीं होता तो सीधी निकल जाती, लेकिन अब ये विरल से सघन में जा रही है। हम क्या पढ़ के आए हैं? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, तो ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगी और यहां पे जाकर के इस लाइन को काटेगी। अब ये लाइन कौन सी है?
ये क्या है? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से मिलाओगे तो अभिलंब बनेगा। और प्रकाश के अपवर्तन में जब कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होके आती है तो वो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। शर्त यह है कि वो अभिलंब से होके आनी चाहिए। तो ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? ये प्रकाश का स्रोत है, तो यहां से ये प्रकाश की किरण भी आएगी, ये प्रकाश किरण अपवर्तित हो जाएगी और कहां जाके काटेगी? आई पे जाके काटेगी। एक अपवर्तित किरण ऊपर से आ रही है, एक अपवर्तित किरण ये आ रही है, यहां पे जाके प्रतिबिंब का निर्माण हो जाएगा। नहीं है समझ में? ये एंगल क्या है? अभिलंब और आपतित किरण के बीच। और ये एंगल क्या है? अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच। इस एंगल को मान लेते हैं हम, इस एंगल को मान लेते हैं हम, और इस एंगल को मान लेते हैं हम गामा। आर और गामा में कंफ्यूज मत होना, दोनों का लगभग एक जैसा सिंबल होता है। क्लियर? फाइव मान ले, कुछ भी मान लो, तुम्हारी मर्जी है। क्या लिखूं? फाइव लिखूं? फाइव लिख देता हूं। हमें गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन करना है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन तो हो चुका, लेकिन अब हमें इसकी मैथमेटिकल व्याख्या करनी है, गणितीय कहानी लिखनी है। गणितीय कहानी लिखने के लिए हमें चलना कहां है? हमें चलना है स्नेल नियम के ऊपर। और स्नेल नियम पे जाने के लिए हमें वैल्यू चाहिएगी sin i अपॉन साइन r बराबर μ2 अपॉन μ1। तो एक हमें I एंगल का मान चाहिए और एक हमें R एंगल का मान चाहिए। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है अब इस प्रश्न को आगे बढ़ाने का। अब I और R का मान कैसे लेके आएंगे? किसी त्रिभुज में, ये एक त्रिभुज है और इसका बाह्य कोण I है, इसके दो आंतरिक कोण अल्फा और बीटा हैं। रेखा गणित में हम पढ़ के आए हैं, किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का मान उसके आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो आई का मान तो हमारे पास यहां से आ जाएगा। अब किसका मान चाहिए हमें? आर का। तो इस आर वाले त्रिभुज में बहिष्कोण कौन है? तो बीटा का मान आर और फाई के योग के बराबर होगा। तो बीटा बराबर आर प्लस, मुझे किसका मान चाहिए? तो फाई को दूसरी तरफ भगा दूं मैं। नहीं है समझ में? अब ये दूरी क्या है? u। ये दूरी क्या है? और ये दूरी क्या है? v है। और यहां से हम लंब खींचेंगे तो ये एक रेखा हो जाएगी और इसको हम कह देते हैं, क्या कह दें? इसको हम कह देते हैं O और इसको हम कह देते हैं L। तो अल्फा के बराबर tan अल्फा, अल्फा का मान tan अल्फा में लेके चलो अनुपात में, लंब बटा आधार। लंब कौन है इसमें? OL। आधार कौन है इसमें? PO या OP कह दो। नहीं आया? समझ में आ गया? इसके बाद में इसी तरह से tan बीटा लो, तो tan बीटा में भी लंब तो OL, आधार OC, tan फाई लंब तो और आधार OY कह देते। नहीं आया? जब अल्फा बहुत छोटा होगा तो tan अल्फा का मान ही बीटा का मान भी, tan बीटा का मान ही बीटा के बराबर और tan फाई का मान। तो ये अल्फा का मान हम यहां रखेंगे, ये बीटा का मान यहां रखेंगे और ये फाई का मान इन दोनों इक्वेशन में ही रखना है हमें, समीकरण 1 और 2 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या आ जाएगा? I बराबर अल्फा प्लस बीटा चल रहा है, अल्फा की जगह सर OL अपॉन PO प्लस बीटा की जगह सर OL अपॉन OC। नहीं आया? बोलो। इसके बाद में R के बराबर, R बराबर बीटा का मान है सर OL अपॉन OC माइनस फाई का मान है OL अपॉन OI।
किसमें? स्नेल नियम में सीधा हाँ रखेंगे, हाँ बिल्कुल रख सकते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा उससे। ये r का मान आ गया, ये i का मान आ गया, ये वैल्यू सीधी हम स्नेल नियम में रख देते हैं। तो स्नेल नियम से क्या हो जाएगा? साइन i अपॉन साइन r बराबर μ2 अपॉन μ1। साइन i का मान हम ये लिखेंगे नीचे यहां पर क्या कि यदि i व r क्या है? अल्प हैं, तो साइन i का मान बनेगा i के बराबर और साइन r का मान बनेगा r के बराबर। तो यही इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी i अपॉन r बराबर μ2 अपॉन μ1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं, μ1 i μ2, μ1 को μ1 छोड़ देता हूं, i की जगह है समझ में तो सब आता है, पर परीक्षा में बेरो के पड़सी का अब आ गए के करा नहीं आए समझ मेरी बात। मैं कह रहा हूं कि इतना समझ में तो सब आ रहा, तुम्हें पढ़ाते टाइम समझ में आना कोई बड़ा इशू नहीं है। महत्वपूर्ण बात है कि पढ़ाई हुई चीज को याद रख पाना। और तुम जो बच्चे ऐसे पढ़ते हैं ना, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, परीक्षा में उनके सामने मेरा जीवन कोरा कागज, सफेद पन्ना दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? सफेद पन्ना, कुछ नजर नहीं आता है। इसलिए पढ़ो तो लिख कर, और लिख कर पढ़ने की इच्छा नहीं है तो भाई साहब किताब तकिए के नीचे दो, सो जाओ, उससे बढ़िया ऑप्शन नहीं है कोई। ऐसे किताब लेके पढ़ना अपना समय खराब करना है। समझ में आ रही मेरी बात? कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, इसलिए जितना हो सके लिख लिख करके पढ़ने का प्रयास करें। आई की वैल्यू लिखो। सर OL को तो मैं बाहर ही ले लेता हूं, नहीं है, और बटा में जो बची हुई वैल्यू है उसको हम लिख देते हैं। तो OL को ले लिया हमने बाहर, इसमें बच गया 1 अपॉन PO प्लस 1 अपॉन बराबर में μ2 है। R वाली वैल्यू लिखूं? सर इसमें भी OL बाहर ले लेते हैं, तो OL बाहर आया 1 अपॉन OC 1 अपॉन OI 1 अपॉन OC माइनस 1 अपॉन OL ने OL को। तो अब भैया इनकी वैल्यू रख दो, इन चारों की वैल्यू रख दो। तो क्या चल रहा है? μ1 1 अपॉन PO माइनस u। प्रकाश केंद्र यहां है, स्रोत यहां है, इधर चलना पड़ेगा माइनस u। तो 1 अपॉन प्लस OC बराबर μ2 OC माइनस, फॉर्मूले का माइनस लिखा है मैंने तो, सही है ना? OI पॉजिटिव है, क्या करें? खोल दो, अंदर ले जाओ। μ1 अपॉन u माइनस यहां आ गया, प्लस μ1 अपॉन r, μ2 अपॉन r माइनस μ2 अपॉन, यार r को एक जगह कर लो ना, झंझटी खत्म हो जाएगा। तो इसको उठा के इधर ले जाऊं और इसको उठा के इधर ले आऊं, तो ये माइनस का इधर आएगा, तो μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन, इसको उठा के इधर ले जाना है, μ2 अपॉन r माइनस μ1 अपॉन r बटा में सेम है, तो μ2 माइनस μ1 अपॉन r लिख सकता हूं, और ये वैल्यू बचेगी μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u। परीक्षा में प्रश्न दो तरह से पूछता है। गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन समझाइए, या ये फॉर्मूला पेपर में लिख करके कहेगा इसको सिद्ध कीजिए, व्युत्पन्न कीजिए। हाँ, परीक्षा में यहां तक ही आएगा, हो सकता है आगे μ1 से डिवाइड करके, पर हमें यहां तक करना है। हमें इसके आगे पंगा नहीं लेना, इतना छोड़ देना, इतना काम हो जाएगा तो हमारा पूरा
नंबर जो हैं वो पूरे मिलेंगे हमें। दिक्कत बोलो इसमें? याद तो तुम्हें रखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है इस चीज़ का। और परसों तो अरविंद, मतलब तूने जो बात कही ना, मेरे को बहुत अफसोस हुआ। तेरे को पता ही नहीं है तूने क्या कहा। मैं बताता हूँ तूने क्या कहा। अरविंद पूछता है कि सर अब न्यूमेरिकल निकालने का समय है या नहीं? भाई आगे 1 महीना बचा, यही था तेरा प्रश्न। तो मैंने कहा वो तो अपनी अपनी काबिलियत है, अपनी अपनी क्षमताएं हैं, अपनी अपनी पढ़ाई है। तुमने कितनी पढ़ाई कर ली? अगर तुमने ए से लेकर के जेड तक सब अच्छे से पढ़ रखा है तो अब समय केवल न्यूमेरिकल करने का ही है। और अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर पहले छोटिया प्रश्न पढ़ो जो नाक को तो लागे, फिर बड़ोड़ा प्रश्न पढ़ो, फिर न्यूमेरिकल में जाओ। समझ रहा मेरी बात? और फिर तूने जो बात कही उससे तो मेरे होश उड़ गए। क्या सर मैंने YouTube पे देखा था और वो तो कह रहा था कि अब न्यूमेरिकल मत करो। मैं YouTube पे देखो एक दिन के 5 मिनट में गाड़ी चलाना सीखें। कितने मिनट में? एक जनों तो हद कर दी कि बिना गाड़ी चलाना सीखें। नहीं देखते YouTube पे? ये वीडियो देख लिया तो पढ़ने के लिए आग लगा देगा। नहीं, ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती है, कुछ भी नहीं है। ऑनलाइन तो डूबने को खातो है, सो क्या गमा, चाहे बाप पढ़ाई हुआ है चाहे कोई भी काम हुआ है। मैं तो खुद कहता हूं कि तुम्हें भी YouTube पे नहीं जाना चाहिए। माला वीडियो तो देखना ही को नहीं इधर। मैं ये थोड़ी कहती हूँ भाई माला देख लिया करो। पढ़ाई नहीं होती है वो। किताब लेकर के जो सवाल निकालेंगे ना, वो मजा जो है वो कहीं नहीं है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है वो तो अपना खुद का मूल्यांकन होता है। कई बच्चे कहते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ें? अब भाई मैं क्या बताऊं, कुछ लोगों को खेत में काम भी करना पड़ता है। नहीं, मेरे घर की मजबूरी है कि मुझे मान लो खेत में काम करना पड़ता है। मेरे घर की मजबूरी है कि मुझे संडे के दिन नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं घर परिवार से जो कमजोर होते हैं, जो दीतवार के दिन रविवार के दिन कमाते हैं और फिर 7 दिन खाते हैं। तो वो तो आपके घर की, आपका खुद की प्रॉब्लम है कि आप उसको कैसे फेस कर सकते हो। दूसरे के पास उसका कोई समाधान नहीं है। दूसरे का तरीका नहीं पढ़ना चाहिए। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। जीवन में केवल वो लोग ही आगे गए हैं जिन्होंने अपनी मंजिल खुद तय करी है। वो क्या करे, वो काम मैं करूं, खत्म है वो कहानी। समझ रहे हो तो मेरी बात? ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि यार वो आदमी ना अपने परिवार का मां बहुत पैसा कमाया, के करियो रे करियो या चोरी करी, तो वो तो चोरी कर करा की दे कट गयो, पर थारे खातर वे तैयार ही बैठे ही आयो न जेल लिया। इसलिए दूसरे लोग क्या काम करते हैं वो नहीं करना है। इसमें दिक्कत बोलो तो ये कौन सा टॉपिक है? गोलीय पृष्ठ से। इसके बाद क्या आता है? लेंस से अपवर्तन। तो लेंस में अपवर्तन कितनी बार होता है? 2 बार, क्योंकि लेंस में कितने पृष्ठ होते हैं? 2 पृष्ठ होते हैं। तो ये जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है और ऐसा का ऐसा उसमें अप्लाई करना है। इसके ऊपर तो डेरिवेशन ही आएगा, कोई सवाल नहीं है इसके ऊपर। जिस टॉपिक के ऊपर सवाल आने की पॉसिबिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगा। तुम कुछ भी कहते हो ना, कोई भी बात, तो मुझे उसके ऊपर मनन करना पड़ता है। मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं। चलो, पतले लेंस से अपवर्तन।
बहुत आसान है। P दूरी U, प्रकाश की किरण यहां आएगी, इससे अपवर्तन होगा तो इसका प्रतिबिंब बनेगा यहां, और इसको हम क्या लिखेंगे, I डैश। पहले पृष्ठ से अपवर्तन करवा रहे हैं हम सिर्फ, I डैश। इसकी दूरी कितनी, फिर ये प्रकाश किरण आएगी दूसरे पृष्ठ पे, और दूसरे पृष्ठ से इसका फिर अपवर्तन होगा तो ये यहां टिकेगी। पढ़ चुके हैं हम कंप्लीट। ये अंदर यहां पे क्यों आएगी, I। इसकी दूरी, माध्यम, इसका अपवर्तनांक, वापस माध्यम, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन। पहले पृष्ठ से अपवर्तन जब होगा तो ये कहानी लगेगी, तो μ2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटा v क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। पहले पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ तो प्रतिबिंब बना था I डैश पर, और I डैश की दूरी कितनी है, तो v की जगह हमें क्या लिखना चाहिए, माइनस सेम μ1 अपॉन बिंब वही है, बराबर μ2 माइनस μ1 बटा में त्रिज्या, ये वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ की त्रिज्या इधर की तरफ है, इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे, अब दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन। नोट्स में जैसा हमने लिखा है तुम्हें परीक्षा में वैसा ही लिखना है, ये हम केवल रिवाइज कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। तो मैं पूरी कहानी नहीं लिखूंगा कि दूसरे पृष्ठ L M N से अपवर्तन करने पर, जो तुमने नोट्स में लिखा उसी तरीके से परीक्षा में लिखना है। दूसरे पृष्ठ से जब अपवर्तन होगा तो जो पहले पृष्ठ के अपवर्तन से जो प्रतिबिंब बना था वो दूसरे पृष्ठ के लिए बिंब का काम करेगा। तो ये जो दूरी है वो अब U की जगह लिखेंगे हम, और फाइनल प्रतिबिंब जो है वो I पे बनेगा, तो V की जो दूरी है वो हम V से लिखेंगे। पहले पृष्ठ से जब अपवर्तन हुआ था तो प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में गई थी। दूसरी बार जब अपवर्तन हुआ तो प्रकाश की किरण μ2 से μ1 में जा रही है। तो जहां जहां μ2 μ1 है उनको इंटरचेंज कर दो यार। ये लो सर, हम तो फटाफट कर देंगे ऐसा काम, तो बराबर μ1 माइनस, कुछ करना ही नहीं है। क्यों? पहली बार प्रकाश की किरण μ1 से μ2 में, और दूसरी बार प्रकाश की किरण μ2 से, तो जहां μ1 और μ2 है वो इंटरचेंज हो जाएंगे। हमें पहले क्या लिखना चाहिए, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब v है, ये हो गया। फिर हमें लिखना होगा बिंब की दूरी। बिंब का काम कौन करेगा, ये लिखेंगे। और दूसरा पृष्ठ ये है तो इसकी त्रिज्या, समीकरण नंबर, इतना ही तो काम है। देखो थोड़ा सा कुछ हो सकता है क्या इनका, हो सकता है सर। समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये प्लस का और ये तो कैंसिल। बाकी जो बचा हुआ है उसको जोड़ दो, तो बाकी जो बचा हुआ है इसको जोड़ेंगे तो ये प्लस का है तो इसको पहले लिख लूं मैं, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर, इनको जोड़ो। इनको जोड़ेंगे तो इसमें से मैं μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेता हूं, तो इसमें से तो बच गया 1 अपॉन, लेकिन साहब इसमें तो μ1 माइनस μ2 है, ये कॉमन आएगा कहां से, तो माइनस लग जाएगा इसके साथ, तो दिस विल 1 अपॉन R2। कैलकुलेशन कंप्लीटेड। μ1 से डिवाइड कर दें पूरी इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड में, तो μ1 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u बराबर μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन, और ये जो है इसको हम लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि μ2 अपॉन μ1 को हम जनरली म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इस म्यू की जो लैंग्वेज है वो यही कहती है कि μ2 अपॉन μ1 हो जाएगा। ये हमारे पास
लेंस मेकर सूत्र। पतले लेंस से अपवर्तन कह के पूछ सकता है और लेंस मेकर सूत्र भी पूछ सकता है। बोलो, परेशानी नहीं? यहां से सवाल आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। कितनी चीजें हैं इसमें? U, V, R1 और R2, F, U, V से तो हम F बना लेंगे, RV और R1 और R2 और अपवर्तनांक म्यू का मान। एक उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है जिसकी वक्रता त्रिज्याएं इतनी इतनी है, उसका अपवर्तनांक इतना है, फोकस दूरी क्या होगी? और जब फोकस दूरी आ जाएगी तो लेंस के अंदर एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है, लेंस क्षमता। लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस क्षमता कहलाता है, 1/f लेंस क्षमता कहलाता है। इसे लेंस शक्ति भी लिखा जा सकता है, जिसका मात्रक डायोप्टर होता है, या इसका मात्रक 1/मीटर या मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं। फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव की नेगेटिव? उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो इसकी लेंस क्षमता भी पॉजिटिव। अवतल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, तो उसकी लेंस क्षमता भी। तो जिस आदमी के आंख के आगे चश्मे का पावर माइनस में लगा हुआ है, मतलब कौन सा दर्पण है? हाँ, अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और अगर प्लस में वैल्यू है तो उत्तल लेंस है। ठीक है, बस। इसके बाद में इसके बाद का टॉपिक बिना देखे लेंसों का। अरे भैया, एक लेंस बन गई योजना, अब दो लेंस जोड़ना पड़सी नहीं? लेंसों का संयोजन। लेंसों के संयोजन के टॉपिक में क्या आता है? सेम ये जो डेरिवेशन हमने किया है, ठीक इसी तरह का सवाल बनता है, डिट्टू से। मेथड वही है, कैलकुलेशन थोड़ी सी अलग। कौन से लेंसों का संयोजन? मैथ्स वाले ध्यान रखें, हैं? पतले लेंसों का संयोजन। मोटे लेंसों का संयोजन नहीं पढ़ेंगे हम अभी। कब पढ़ेंगे? अगले साल। हाँ, पढ़ोगे क्या? बीएससी सेकेंड ईयर में आता है। बीएससी सेकेंड ईयर में ऑप्टिक्स की ये जो बुक है, ये चैप्टर है, ये पूरा का पूरा एक बुक बनता है और उसके अंदर मोटे लेंस का संयोजन आता है। पतले लेंसों का संयोजन, एक लेंस ये है साहब, एक लेंस ये है, इसकी फोकस दूरी, इसकी फोकस दूरी, यहां पे रखा हमने एक बिंब, इसकी दूरी। पहले लेंस से होगा इसका अपवर्तन, अपवर्तन बीच में से करवाएंगे हम। हालांकि लेंस में अपवर्तन कितनी जगह से होता है याद है तुम्हें? जब तुमने कक्षा 10 में लेंस से अपवर्तन पढ़ा होगा और ये जो अनंत वाला चित्र बनाया होगा, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस से गुजरती हैं, तो इसको कहां से मोड़ा होगा? हाँ, बीच में से मोड़ना चाहिए हमें, ऐसे। हालांकि एक लेंस में कितनी बार अपवर्तन होता है? 2 बार अपवर्तन होता है, लेकिन हम पूरे दोनों के इफेक्ट को एक जगह ही लिख लेते हैं। हाँ, तो वो चीज हम 10वीं कक्षा के अंदर नहीं पढ़ते हैं। 2 बार माध्यम चेंज होता है तो अपवर्तन 2 बार होगा, लेकिन हम उसका रिजल्ट जो है वो दोनों को मिला के एक जगह ही कैलकुलेट कर लेते हैं। नहीं, अपवर्तन तो इसमें भी 2 बार हो रहा है, लेकिन हम उस पूरे का प्रभाव जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था 1/f बराबर म्यू माइनस 1 ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, उसका इफेक्ट एक जगह मान लेते हैं।
इससे प्रतिबिंब बनेगा यहां, क्या लिखेंगे? दूसरे से प्रतिबिंब बनेगा यहां I। इसकी दूरी लेंस समीकरण 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, पहले केस के लिए, पहले के लिए इस लेंस की इस फोकस दूरी के लिए, तो 1/f1 बराबर 1/ प्रतिबिंब v डैश माइनस 1/, समीकरण नंबर 1। दूसरे लेंस से अपवर्तन होगा तो 1/ बराबर, अब प्रतिबिंब का कार्य I करेगा, लेकिन बिंब का कार्य समीकरण 1 और 2 को मैंने क्या कहा था? सेम वही काम है। पहले पृष्ठ से अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब दूर बनेगा, दूसरे लेंस से अपवर्तन होगा तो प्रतिबिंब समीप बनेगा। लेंस समीकरण हम यूज करेंगे तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, और दूसरे लेंस से जब अपवर्तन पढ़ेंगे तो ये बिंब है और ये प्रतिबिंब है, दोनों को जोड़ दो, सेम ही तरीका तो है। तो ये 1/f1 प्लस 1/f2, और ये क्या हो गया? 1/v माइनस 1/u। ये हो जाएगा दोनों का संयोजन 1/f1 प्लस 1/f2। अगर दो लेंस जुड़ रहे हैं तो इसकी लेंस क्षमता क्या लिखेंगे? P1 P2। दो लेंस जुड़े, फोकस, इसकी लेंस क्षमता है 5 डायोप्टर, इसकी लेंस क्षमता है -3 डायोप्टर। संयोजन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 डायोप्टर। संयोजन की क्षमता कितनी हो जाएगी? 2 डायोप्टर। सवाल कह रहा है कि संयोजन का जो लेंस बनेगा उसकी फोकस दूरी कितनी आएगी? तो साहब P बराबर फॉर्मूला 1/f, इसकी आई 2 डायोप्टर, 1/f, f जाएगा इधर 1/2, 0.5 मीटर में। सेंटीमीटर लगा दो तो 50 सेंटीमीटर कर देना। बहुत आसान सा सवाल है। तो पतले लेंसों के संयोजन में से तो केवल एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला होता है इनकी आवर्धन क्षमताओं का प्रभाव, और आवर्धन क्षमताओं के बीच में गुणा का चिन्ह लगेगा। लेंस क्षमता के बीच में प्लस का चिन्ह लगेगा। फोकस दूरियों के संयोजन में 1/f1 प्लस 1/f2 का फॉर्मूला लगेगा। यहां से जनरली एक छोटा सवाल पूछा जाता है, आप अभ्यास पेपर देखना, कई किताबों के अंदर आपको मिल जाएंगे इसके। तो अपवर्तन का टॉपिक फिनिश। इसके बाद में क्या आता है? पूर्णांतरिक परावर्तन। जब पानी पेशाब करे हो करा से होगे हैं जैसे चाहे टाइम कितो गयो? रोटी खा रहा है थे तो क्यों कौन खा रहा था तो घर का गाल दी।